हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारे चाइना के साथ कैसे रिलेशन थे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन थे और हम पढ़ने वाले हैं 1971 का वॉर जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान का जो 1971 में वॉर हुआ था उससे बांग्लादेश अलग हो गया था। तो क्यों वॉर हुआ था, कैसे वॉर हुआ था, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंडिया जो है वो 1947 में आजाद हुआ था और ये भी हमें पता है कि इंडिया से अलग हुआ था पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान कोई एक एरिया ही नहीं आता था, उसके अंदर दो एरिया आते थे। एक आता था वेस्ट पाकिस्तान और एक आता था ईस्ट पाकिस्तान। अब ऐसा क्यों था? देखो, जब इंडिया से पाकिस्तान अलग हो रहा था ना, तो वो रिलीजियस बेसिस पर हो रहा था। तो क्या हुआ, जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था ना वो हम पाकिस्तान को देने वाले थे। तो हमारे पास दो एरिया था, एक था पंजाब साइड का एरिया जहां पर मुस्लिम थोड़े ज्यादा मात्रा में थे, और एक था बंगाल और असम साइड का एरिया जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। तो दो एरिया निकलते हैं, एक निकलता है वेस्ट पाकिस्तान और एक निकलता है ईस्ट पाकिस्तान। दोनों मिलकर पाकिस्तान के अंदर आते थे। अब ये दोनों एक दूसरे से एकदम मिले हुए नहीं थे, यूनाइटेड नहीं था, क्योंकि एक तो दूसरी वेस्ट की साइड में पाकिस्तान है, एक ईस्ट की साइड में पाकिस्तान है और दोनों के बीच में बड़ा सा इंडिया है। तो दोनों अलग थे लेकिन थे एक ही कंट्री का हिस्सा। अब क्या होता है कि वेस्ट पाकिस्तान कौन सा हिस्सा है जो आज के टाइम पे जैसे हम पाकिस्तान कहते हैं, वो पहले वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और आज हम जिस एरिया को बांग्लादेश कहते हैं वो एरिया पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो अब ये क्यों अलग हो जाता है? देखो, इसलिए अलग होता है क्योंकि 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन में कौन लड़ रहा होता है? जो वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा है, जो आज का पाकिस्तान है, वहां पर लड़ रही होती है जुल्फिकर अली भुट्टो, और जो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा है यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान ये लड़ रहे होते हैं। अब क्या होता है, रिजल्ट जो है वो निकल जाते हैं और रिजल्ट बहुत ही अजीब होता है। अजीब मतलब वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकर अली भुट्टो जीत जाते हैं और ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान जीत जाते हैं। लेकिन इलेक्शन तो नेशनल लेवल के थे। तो नेशनल लेवल पर कौन जीत रहा था? तो नेशनल लेवल पर शेख मुजीबुर रहमान जो ईस्ट पाकिस्तान के थे वही जीत रहे थे। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, उनकी गवर्नमेंट बन जाती। लेकिन ऐसा नहीं था, प्रॉब्लम यहाँ पर थी क्योंकि जो लोग ईस्ट पाकिस्तान के थे, जो बंगाल के साइड में पाकिस्तान बना था, उस तरह के जो लोग थे, उसके यहाँ के जो लोग थे, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत थी। उनका कहना था कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान वाले हैं इनका कल्चर हमसे अलग है, इनकी लैंग्वेज हमसे अलग है, फिर भी ये अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर जो है वो हम पर इम्पोज करते रहते हैं। उर्दू हमारी लैंग्वेज है भी नहीं तो भी हम पर उर्दू इम्पोज कर रहे हैं। हमारा कल्चर जो है बंगाल वालों की तरह है, लेकिन फिर भी ये वेस्ट पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि नहीं, तुम हमारा ही कल्चर फॉलो करो। ये जो वेस्ट पाकिस्तान वाले हैं वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते थे। मतलब कि पाकिस्तान का सबसे पहले कोई इम्पोर्टेंट सिटीजन है तो वो वेस्ट पाकिस्तान में आने वाले लोग हैं, और ईस्ट पाकिस्तान तो बाद के लोग हैं, उनको अगर बेकार ट्रीट करते हैं तो भी चलता है। और क्या था, वहां पर जब शेख मुजीबुर रहमान जीत जाते हैं तो वो इस चीज को भी वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग मानने को तैयार नहीं थे। जुल्फिकर अली भुट्टो मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो मानने को ही तैयार नहीं थी कि शेख मुजीबुर रहमान जीता है और वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। तो डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट जो आया था, जो जनता ने अपना नतीजा दिया था, अपना वोट दिया था, उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। और ये जो ईस्ट पाकिस्तान वाले थे वो हमेशा ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे कि हमें अच्छा ट्रीट करो और नहीं कर सकते तो हमें ऑटोनॉमी दो, हम अलग होना चाहते हैं, ऐसी वो हमेशा से डिमांड करते आए हैं। और जब 1970 में इलेक्शन होते हैं तो अपने इन्हीं सारे मुद्दों को देखकर वो शेख मुजीबुर रहमान को भारी मतों से वोट करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान जीतते भी हैं, लेकिन ये डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट मानते ही नहीं है वेस्ट पाकिस्तान में। तो इससे क्या होता है, देखो, इससे ये होता है कि 1971 का वॉर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब शेख मुजीबुर रहमान को जीता हुआ नहीं माना जाता ना,
तो ईस्ट पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि अब तो हमें प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा, अब तो बहुत ज्यादा हो गया, अब तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि हमारा इंसान जीता है। तो वो लोग क्या करते हैं, ईस्ट पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट में। इतना ज्यादा वहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान की जो वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकर अली भुट्टो है, ये सब एकदम तंग हो जाते हैं। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि 1971 में जाकर पाकिस्तान की जो आर्मी है वो शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेती है। अब ये शेख मुजीबुर रहमान है कौन? तो देखो, ईस्ट पाकिस्तान में जो लोगों की आवाज को उठा रहे थे, लोगों की डिमांड को उठा रहे थे, वो थे शेख मुजीबुर रहमान। इनकी अवामी लीग पार्टी थी, ये उस पार्टी से ही लड़ रहे थे, यही जीते थे। और अब पाकिस्तान की आर्मी ने इन्हीं को अरेस्ट कर लिया था और इनके अरेस्ट होने के साथ लोगों ने अपना प्रोटेस्ट और तेज कर लिया था। बाद में क्या होता है, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको बहुत ज्यादा मारने लगती है, बहुत ही ज्यादा मास किलिंग्स होती है, लोगों को मारा जाने लगता है। और जब लोग को इतना ज्यादा मारा जा रहा है तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि लोग भी प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग क्या होता है, डर जाते हैं कि हमें तो हमारे फैमिली वालों को मारा जा रहा है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो भाग करना इंडिया में आ जाते हैं। तो करीब करीब 80 लाख लोग जो है, 80 लाख रिफ्यूजी वो इंडिया में भाग कर आ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। क्योंकि वहां पर तो बांग्लादेश की बात कर रहे थे कि बांग्लादेश को अलग करो, जो ईस्ट पाकिस्तान है उसे अलग करो वेस्ट पाकिस्तान से और बांग्लादेश बनाओ, और ये स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन क्योंकि अब उन्हें मारा जाने लगा तो वो इंडिया में भाग कर आने लगे। अब क्या हुआ, इससे इंडिया में दिक्कत आ गई। क्यों? अब देखो, हमारी अपनी जनसंख्या है और इसमें भी अब बाहर से 80-80 लाख लोग इंडिया में आ जाएंगे, वो भी इलीगली, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए इंडिया जो है वो डिसाइड करता है कि वो मोरली और मटीरियली भी बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा उसके फ्रीडम स्ट्रगल में। अब जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं तो ये बात पाकिस्तान को भी पता लग जाती है और पाकिस्तान इस बात को अच्छा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि ये तो इंडिया की कॉन्स्पिरेसी थी पहले से कि पाकिस्तान को तोड़ना है और अब इंडिया अपना काम कर रहा है। अब क्या होता है, जब हम सोच लेते हैं कि हम बांग्लादेश को हेल्प करेंगे तो इसमें हमारी आर्मी भी जो है बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। हमारी आर्मी की वजह से ही जो है वो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो जाता है। देखो, हमें बताया हुआ है कि उस टाइम पे पाकिस्तान अकेला ही नहीं था, हम बस 3 पावर से एक साथ लड़ रहे थे। 3 पावर कौन सी? यूएस, चाइना और पाकिस्तान। कैसे? देखो, 1960s के टाइम पे इसमें यूएस और चाइना का भी बहुत बड़ा रोल था। हेनरी किसिंगर जो थे ना, वो एडवाइजर थे किसके? यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के। जो यूएस के प्रेसिडेंट हुए उनके जो एडवाइजर थे हेनरी किसिंगर, वो क्या, वो सीक्रेटली चाइना विजिट करते हैं पाकिस्तान के थ्रू। कब? जुलाई 1971 में। तो वो किस लिए विजिट कर रहे थे कि कल को अगर वॉर होगा तो वो लोग किसकी तरफ से लड़ेंगे? पाकिस्तान की तरफ से लड़ेंगे। जब ये सब इंडिया देखता है तो इंडिया को लगता है कि अगर हमें यूएस, चाइना और पाकिस्तान तीनों को एक साथ हराना है तो हमें भी किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया भी 20 ईयर ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर लेता है अगस्त 1971 में। किसके साथ? सोवियत यूनियन के साथ। सोवियत यूनियन के साथ इंडिया भी ये ट्रीटी जो है साइन कर लेता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये लिखा होता है कि इंडिया को कभी भी जरूरत पड़ी सोवियत यूनियन की वॉर में तो सोवियत यूनियन क्या है, हमारी हेल्प करेगा। तो हम भी देख लेते हैं कि हमारी तरफ से भी कोई हमारी हेल्प करने के लिए है और इससे हम यूएस, चाइना और पाकिस्तान को हराते भी हैं। और यहाँ पर यूएस, चाइना हेल्प भी करते हैं पाकिस्तान की, लेकिन इंडिया की भी हेल्प करने के लिए सोवियत यूनियन होता है, इसलिए हमारे रिलेशन उनके साथ अच्छे भी है। अब इतना ज्यादा टेंशन चल रहा था ईस्ट पाकिस्तान में, अब क्या होता है, फाइनली वॉर शुरू हो जाता है। दिसंबर 1971 में हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, जो एयरक्राफ्ट है, वो पंजाब और राजस्थान का जो इंडिया का एरिया है वहां पर अटैक करना शुरू कर देती है और उसकी जो आर्मी है वो जम्मू कश्मीर में आकर अटैक करना शुरू कर देती है। अब इंडिया भी कोई जवाब देगा, तो जवाब देने में इंडिया क्या करता है, इंडिया अपनी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों का यूज करता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट पर।
मतलब कि हम 10 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि हमें बांग्लादेश को अलग करना था और बांग्लादेश का एक एरिया था ढाका, तो जब इंडियन आर्मी बांग्लादेश के लोगों की हेल्प करना चाह रही थी तो वो जाती है बांग्लादेश में लोगों को बचाने के लिए, लोगों को मास किलिंग से बचाने के लिए, और 10 दिन के अंदर अंदर बांग्लादेश का जो एरिया था ढाका, उसे 3 तरफ से इंडिया की आर्मी ने घेर लिया था। और हमारी आर्मी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि पाकिस्तान की जो आर्मी थी उनके लोगों को 10 दिन के अंदर अंदर हमने देखा कि सरेंडर भी करना पड़ गया था। पाकिस्तान के जो 90,000 सोल्जर्स थे उन्होंने इंडिया की आर्मी के आगे सरेंडर कर दिया था, घुटने टेक लिए थे कि हम हार गए, आप जीत गए, अब हम ये वॉर जो है नहीं लड़ना चाहते। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही कि हमारे आगे पाकिस्तान की आर्मी को, और वो भी कितनी बड़ी आर्मी, 90,000 सोल्जर थे जिनको सरेंडर करना पड़ गया था। अब क्या होता है, इंडिया यूनिलेटरल सीज फायर जो है वो डिक्लेयर कर लेता है और उसके बाद में शिमला अग्रीमेंट होता है इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो जो कि वेस्ट पाकिस्तान में जीती थी, इनके बीच में। कब होता है, 3 जुलाई 1972 को होता है, ताकि फिर से जो है दोनों कंट्री के बीच में पीस आ सके, इसको लेकर होता है। अब देखो ये कितना बड़ा वॉर था और पूरे देश में इस चीज का जश्न मनाया जा रहा था, और हमारी आर्मी कितनी ज्यादा स्ट्रांग थी, इस चीज का जश्न मनाया जा रहा था। क्यों मनाया जा रहा था? क्योंकि ये तो दिखा रहा था वॉर कि हमारी आर्मी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, कितनी ज्यादा हमारी आर्मी स्ट्रांग होती चली जा रही है। और ये भी दिखा रहा था कि इंदिरा गांधी का जो सपोर्ट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। क्योंकि जब 1971 में वॉर हुआ तब तक इंडिया में इलेक्शन हो चुके थे, इंदिरा गांधी लोकसभा में जीत चुकी थी, पावर में भी आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ी। उसके बाद जब ये वॉर हो जाता है बांग्लादेश का, बांग्लादेश अलग हो जाता है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, जब हम जीते तो बांग्लादेश अलग हो ही गया। तो जब बांग्लादेश अलग हो जाता है उसके बाद इंडिया में जितने भी स्टेट इलेक्शन होते हैं सब जगह कांग्रेस जीतती है, और इंदिरा गांधी का जो सपोर्ट है, पॉपुलैरिटी है, वो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। अब ऐसा ही नहीं है कि सारे जो हमें वॉर के रिजल्ट देखने को मिले वो पॉजिटिव भी थे, थोड़े नेगेटिव भी थे। कैसे? देखो, वॉर का जो रिजल्ट निकला वो क्या था कि हम जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री थे, हम जो है वो हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हम उस रिसोर्सेज को अपने डेवलपमेंट में लगाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, बहुत पहले से ही 62 के अराउंड से ही हमें जो अपने सारे रिसोर्सेज है वो डिफेंस सेक्टर की तरफ लगाने पड़ जाते थे, क्योंकि कभी ना कभी वॉर हुआ। 62 में वॉर हो गया, 65 में वॉर हो गया, 71 में वॉर हो गया। पिछले 10 साल से बस हम वॉर ही लड़े जा रहे हैं एक तरीके से। तो हमारे जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है और उसे हमें डिफेंस सेक्टर पे लगाना पड़ रहा था। ये हमें थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा था, क्योंकि फिर इससे डेवलपमेंट में हमें दिक्कत आ रही थी। और हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसी वॉर के चलते हुए नवंबर 1962 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन बना और नवंबर 1965 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज बना। हमने देखा कि जैसे ही वॉर हुआ तो क्या होता है, थर्ड प्लान जो होता है इंडिया का, जो कि 61-66 में आता है, इसमें क्या करते हैं, पूरे देश का प्लानिंग करते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारे इनकम आने वाला है, कहाँ कहाँ पे हमारा खर्चा होने वाला है, ये देखा जाता है। उसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान। उसमें जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था वो इतने से इतने डेट के बीच में आया था, उस पर भी असर पड़ता है। हम देखते हैं कि थर्ड प्लान के बाद डायरेक्ट फोर्थ प्लान नहीं आता, बल्कि 3 एनुअल्स प्लान आते हैं। 3 साल तक बस एक साल का प्लान निकाला जाता है और उसके बाद फोर्थ प्लान आता है डायरेक्टली 1969 में। तो ये हमें इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा था और हमें ये भी देखने को मिला कि हमारी आर्मी कितनी ज्यादा स्ट्रांग थी। तो यही था 1971 का वॉर, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में। तो देखते हैं कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। तो देखो, सबसे पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इंडिया ने कब किया था, मई 1974 में किया था। नेहरू जी का इसमें बहुत बड़ा रोल था। नेहरू जी का हमेशा से ये मानना रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इंडिया को और ज्यादा मॉडर्न करेगी, मॉडर्न इंडिया बनाएगी, एक डेवलप करेगी हमारी कंट्री को।
होमी जे भाभा के अंदर ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम थे वो इनिशिएट किए गए थे। देखो नेहरू जी का ये भी मानना था कि न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी कंट्री को नहीं बनाना चाहिए। न्यूक्लियर जो भी पावर है इसका तो हमें इसलिए यूज करना चाहिए ताकि हम उससे पीसफुल पर्पसेस के लिए हम एटॉमिक एनर्जी का यूज कर रहे हैं, इससे हमें वेपन वगैरह नहीं बनाना चाहिए। और यही डिमांड जो है उन्होंने रखी थी बड़े बड़े पावरफुल देशों के सामने। बड़े बड़े पावरफुल जो देश थे जो कि न्यूक्लियर वेपन रख रहे थे, उनके आगे जो है उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि इंडिया का मानना है कि हमें जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने चाहिए और बड़ी कंट्रीज को भी नहीं बनाने चाहिए। लेकिन उनकी बात ये सुनी नहीं जाती है। बड़ी कंट्रीज फिर भी जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाती है और न्यूक्लियर पावर बन जाती है। अब नेहरू जी तो इसके अगेंस्ट थे, लेकिन फिर भी हमारा मानना है कि न्यूक्लियर पावर जरूरी था क्योंकि हमें अपने आप को सुरक्षित रखना था। चाइना भी अक्टूबर 1964 में जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है। तो हम देखते हैं कि कितनी सारी कंट्रीज जो यूएन की परमानेंट मेंबर है, 5 कंट्रीज जिसमें रशिया आ गया, यूएसए आ गया, चाइना आ गया, यूके आ गया, फ्रांस आ गया, इन सब के पास में जो है वो न्यूक्लियर वेपन है। और ये इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था न्यूक्लियर वेपन रखना। क्यों? क्योंकि हमारे जो नेबर है चाइना, और चाइना से जो पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर वेपन मिल गया था, तो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि हम भी न्यूक्लियर वेपन रखें। उस टाइम पे क्या हुआ था, 1968 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी आ गई थी। कब आई थी? 1968 में। अब ये ट्रीटी क्या थी? इस ट्रीटी में कहा था कि 1968 से पहले जिन भी कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है वो तो न्यूक्लियर वेपन रखेंगी, लेकिन 1968 के बाद कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता। अब ये बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी थी, ऐसा हमारा मानना था। इसीलिए इंडिया क्या करता है, इसे साइन नहीं करता। देखो सीधी सी बात है, 1968 से पहले कुछ कंट्रीज ने बना लिया होगा, कुछ ने नहीं बनाया होगा। अब इंडिया उतना ज्यादा डेवलप भी नहीं था। हाँ, अपनी लगातार कोशिश कर रहे थे और हमें अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। और अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा था कि 1968 से पहले जिसने बनाया होगा उसी को ये राइट मिलेगा। इसलिए इंडिया कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी थी, डिस्क्रिमिनेट कर रही थी, और इसलिए इंडिया ने इसे साइन भी नहीं किया था, इस ट्रीटी को माना भी नहीं था। उसी टाइम का हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उस टाइम पे अरब में इजराइल वॉर चल रहा था, अरब इजराइल वॉर 1973 में। इसका भी बहुत ज्यादा असर पड़ा था। कैसा असर? देखो वहीं से ऑयल आता था, अरब से ही ऑयल खरीदते हैं। अब अरब में वॉर चल रहा है तो वहां से जो ऑयल आ रहा है उसमें बहुत या तो कम आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस में ऑयल आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ से बहुत ज्यादा हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। तो हमारी कंट्रीज में जो है वो महंगाई बढ़ती चली गई और चीजों के दाम जो है बढ़ा दिए गए। इसी को कहते हैं ऑयल शॉक। और उससे क्या हो रहा था, हाई इन्फ्लेशन हो रहा था। उसी टाइम पे हमने पढ़ा कि रेलवे स्ट्राइक भी अराउंड 1974 में इंडिया में चल रही थी। तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी बस इतनी ही थी कि हम जो है वो न्यूक्लियर जो पावर है वो बन गए हैं। हम एटॉमिक एनर्जी का पीसफुल वे में यूज करना चाहते हैं, पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करना चाहते हैं। हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम अपनी न्यूक्लियर वेपन से किसी को नुकसान पहुंचाएं। और हमारा ये भी मानना है कि हमारा जो पहला एक्सप्लोजन था वो एक पीसफुल एक्सप्लोजन था, और हमने जो न्यूक्लियर वेपन रखा है वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं रखा है, और हम उसका पहला इस्तेमाल भी नहीं करने वाले, बस हमने उसे अपनी सुरक्षा के लिए रखा हुआ है। यही थी इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।